हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 2008 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर 2 कॉमर्स इकोनॉमिक यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं यूजीसी नेट में, उन सब का एक कंपाइल वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें इकोनॉमिक्स टॉपिक को कैसे पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चंस उसमें से नेट में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम लोग सारा सिलेबस कर भी लेते हैं, बट अगर हम पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो हम कभी भी नेट और जेआरएफ को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप अपना रिवीजन करते हो तो साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस को ज़रूर करें, ताकि आपको पता लगे कि इस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लास्ट 11 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकोनॉमिक टॉपिक से, उन सबको एक साथ रिवाइज करते हैं। पहला पेपर लेते हैं जून 2010 का। जून 2008 और 9 के जो पेपर्स का वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 2008 और 9 का ईयर आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जून 2010 के एमसीक्यूज से। तो सबसे पहला एमसीक्यूज आया था, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स विल बी इन इक्विबिलियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटीज़ फ्रॉम बोथ द गुड्स आर। अब आपको पता होगा कि जब भी हम टू गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो यानी ये कौन सा वो आता है, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच वाला सिस्टम आता है। तो हम किसी भी पॉइंट को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो हमको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो जो होता है वो इक्वल होता है। तो जो दो गुड्स को हम चूज़ करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे जहाँ पे कि जो उनमें से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिले उन दोनों गुड्स से वो इक्वल मिले। तो ये हमने ऑलरेडी जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको में हमने पढ़ के रखा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। हर एक वीडियो का, सारे इकोनॉमिक्स के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन सबको भी चेकआउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन। बहुत अच्छी तरीके से समझाया था रिलेशनशिप क्या है टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में। 3 रिलेशनशिप्स होते हैं। जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है। जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन ज़ीरो होता है। जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होता है। बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ में आपको समझाए थे, ताकि आपको याद में, एग्ज़ाम्स में याद भी रहे। तो इस वाले ऑप्शन का जो आंसर हो गया वो हमारा आंसर नंबर हो गया सी वाला। मार्जिनल प्रोडक्शन इज ज़ीरो। जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम रहता है तो वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर है सी, इक्वल रहता है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड। इसमें 2 लिस्ट दे के रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 तो है हाई इनिशियल प्राइस टू बी लोवर्ड लेटर, यानी पहले ज़्यादा प्राइस रखो और उसको बाद में कम कर दो। उसके अगेंस्ट में लिस्ट 2 में देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। हाँ, इसको हम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग ही बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन एमसीक्यूज़ के थ्रू भी अपने नोट्स बना सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। तो ये अगर आपने लिख लिया तो एक तरह के आपके नोट्स का काम करेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर में ये सारे ऑप्शंस ना दें या इनमें से किसी एक ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे, तो उससे आप अपने आराम से इजीली आंसर लगा सकते हो। तो यही तरीका है नेट को प्रिपेयर करने का। ये एक बेस्ट ट्रिक और टिप है मेरी तरफ से आपके लिए, कि जितने भी आप एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी आप ऑप्शंस देखते हैं, तो जो ऑप्शंस आपके लिए नया है उस ऑप्शन के बारे में हमेशा सर्च करते रहिए, ताकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आसानी हो सके। तो हाई इनिशियल प्राइस और टू बी लोअर्ड लेटर,
तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग ही बोलते हैं। अगला है प्राइस टू बी प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, यानी जितनी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को रखना है, उसे हम डिफरेंशियल प्राइस बोलते हैं। नहीं, उसे हम डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं बोलते। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज करना अलग अलग कस्टमर्स के सेम कॉमोडिटी के। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर आंसर, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। उसके आगे आपको दे के रखा है पॉइनर प्राइसिंग और इंक्रीमेंटल प्राइसिंग। चलो इनको भी एक बार देख लेते हैं। प्राइस टू बी इंक्रीज्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट, हाँ इसे पॉइनर प्राइसिंग ही बोलते हैं। प्राइस टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट, इसका मतलब होता है अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस, इसे इंक्रीमेंटल प्राइस ही बोलते हैं। बाकी सारे पेयर्स मैच कर रहे हैं, ओनली जो बी वाला पेयर है 2 एंड ए वाला वो मैच नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यू देखते हैं। इसमें आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करने के लिए दे के रखा है। लिस्ट 1 में दिया है हाई इनिशियल प्राइस टू बी लोवर्ड लेटर, इसका साथ में ऑप्शन दे के रखा है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अगला ऑप्शन दे के रखा है प्राइस टू बी प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, इसका ऑप्शन दे के रखा है डिफरेंशियल प्राइसिंग। नहीं जी, डिफरेंशियल प्राइसिंग जो है वो हमारा ऑप्शन इसका नहीं है। तो जो प्राइस टू बी प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, यानी जिस प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट लगी है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हम प्राइस रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इसका मतलब 2 का जो आंसर है 2 और ए जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि जो प्राइस टू बी प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट का मतलब होता है कि कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो यानी जो प्रोडक्ट फर्स्ट बना उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी, जो प्रोडक्ट उसको और ज़्यादा प्रोसेस करने से फिनिश गुड्स बनता है तो उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग होगी। तो 2 और ए मैच नहीं कर रहा। अगला है एज पर इनडिफरेंस कर्व प्राइस कंज्यूमर विल नॉट बी इक्विलिब्रियम। तो इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा है कंज्यूमर बिहेवियर में। ये ऑर्डिनल अप्रोच है इनडिफरेंस कर्व जो कि हिक्स ने दी थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि 3 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कि जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। वो 3 सिचुएशंस ये हैं, आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको भी याद रहे ये क्या सिचुएशंस हैं, और आप मेरे वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ एंड प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव गुड्स आर इक्वल, हाँ ये इनकी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। दूसरा है रेशियो ऑफ मैनेजरियल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 2 गुड्स इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव प्राइस, ये भी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। द MRS इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड्स। ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये बिल्कुल इन तीनों सिचुएशंस में जो होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। जबकि जो चौथी सिचुएशन दे के रखी है द MRS इज़ डिक्रीजिंग, बिल्कुल ही गलत है, यानी ये जो डी वाला है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है और इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला आता है अंडर किंग डिमांड कर्व मॉडल। किंग डिमांड कर्व मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है जिसमें कि मैंने डिफरेंट मार्केट्स को एक प्रिसाइज फॉर्म में और एक इतने सूटेबल फॉर्म में आपको पूरा वीडियो दे के रखा है। उसमें मैंने किंग डिमांड कर्व को बहुत अच्छे से समझाया है कैसा कर्व होता है। इसमें पहले प्राइस कम होती है, फिर जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट रह जाती है, क्योंकि जो फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से राइवलरी करेंगी। एक फर्म अगर प्राइस कम करेगा तो दूसरा भी कम करेगा, इसको देखा देखी सब करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस उनका ही होता है। तो वो लोग एक कार्टेल बना लेते हैं और उसमें ये डिसाइड करते हैं कि हम एक मिनिमम लिमिट से प्राइस को कम नहीं करेंगे। तो ऑल राइवल चार्ज द सेम प्राइस विद द सेम चार्ज ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, नहीं, ऑल राइवल चार्ज द प्राइस इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस चार्ज बाय द ओलिगोपोलिस्ट, यानी अपने हिसाब से प्राइस नहीं चार्ज करते। ऑल राइवल फॉलो द ओलिगोपोलिस्ट अप टू द सर्टेन प्राइस एंड बियॉन्ड दैट दे डू नॉट, यानी सर्टेन प्राइस तक जो होता है वो क्या होते हैं, राइवल्स रहती हैं जो फर्म्स होती हैं, और उस सर्टेन प्राइस के बाद वो कार्टेल बना लेती हैं और डिसाइड कर लेती है कि हमको इससे कम प्राइस में इस कमोडिटी को नहीं बेचना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ऑल राइवलरी फॉलो द ओलिगोपोलिस्ट एट सर्टेन प्राइस, और जो राइवलरीज जो उनकी रहती है वो कुछ प्राइस तक ही रहती है और उसके बाद में वो जो होते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं।
और डी वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ये थे जून 2010 के 5 MCQs। मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में समझाया है। आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपने नेट की प्रिपरेशंस मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं दिसंबर 2010 के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेरियस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व कैन बी शोन ऑन सिंगल डिमांड कर्व एज पर विच ऑफ फॉलोइंग। यानी हमको जब अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी दिखानी हो तो हम किस एक डायग्राम से दिखा सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक यूनिटरी। तो हम किस एक मेथड से दिखा सकते हैं अलग अलग तरह की, तो वो हम दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द मोनोपोलिस्ट हु इंटेंड टू। यानी मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज़रूर से वो करेगा। शेयर द कंज्यूमर सरप्लस, यानी कंज्यूमर के बारे में सोचेगा तो नहीं करेगा। इंक्रीज़ द वेलफेयर, अगर वो दूसरों का भला चाहता है तो वो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस नहीं लेगा किसी से भी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब वो नहीं करेगा, जब वो वेलफेयर चाहता है मासेस, यानी बहुत सारे लोगों का। अगला है, रिटर्न टू स्केल इन्वॉल्व द वेरिएशन। अब आपको पता होगा रिटर्न टू स्केल मतलब, ये जो रिटर्न टू स्केल होता है, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये किसके लिए यूज़ होता है। रिटर्न टू स्केल हमेशा यूज़ होता है लॉन्ग रन के लिए, और रिटर्न टू फैक्टर हमेशा यूज़ होता है शॉर्ट रन के लिए। शॉर्ट रन में जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और तो उनमें जो चेंजेस होते हैं वो खाली प्रोपोर्शनेट चेंज होते हैं, साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होते। साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं रिटर्न टू स्केल में, और इसमें जो होते हैं स्केल में साइमल्टेनियसली जो चेंज होते हैं वो रिटर्न टू फैक्टर में होते हैं, और रिटर्न टू स्केल में जो चेंज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। तो इससे आपको ये भी पता लग सकता है कि रिटर्न टू फैक्टर में कैसे चेंजेस होते हैं, साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपने अपने एक और क्वेश्चन को बना लिया। अगला आता है, द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम व्हेन। तो परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगा, इज़ इक्वल टू राइजिंग द मार्जिनल कॉस्ट। MR इज़ इक्वल टू राइजिंग द मार्जिनल कॉस्ट होगा, तब वो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम में होगी। अगला क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डिमांड किन गुड्स पे एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता होगा कि क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम और प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा। तो लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स पे एप्लीकेबल होता है। नॉट एप्लीकेबल यानी किस गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, गिफन गुड्स, क्योंकि गिफन गुड्स इसका क्या है, एक्सेप्शन है। और पार्शियली एप्लीकेबल होता है वेबलॉन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स, वेबलॉन गुड्स क्या होते हैं, सब मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो में समझा के रखा है। लिंक सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप सब वीडियोस को चेकआउट कीजिए, अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जितनी फटाफट से मैं आपको इनके आंसर्स बता रही हूँ, उतनी फटाफट से आंसर आप अपने आप भी निकाल सकते हैं अगर आपने उन वीडियोस को डिटेल्ड में देख लिया तो ये थे 5 क्वेश्चंस दिसंबर 2010 के। तो स्टूडेंट्स, अब है जून 2011 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ रिविल्ड प्रेफरेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। रिविल्ड प्रेफरेंस की थ्योरी किसने दी थी, जिसने मेरा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्लास देखी है, उसमें मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस बताई हैं, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जो पॉल सैमुअल्सन्स हैं, पॉल सैमुअल्सन्स ने कहा है कि हमको जो भी डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो उसका जो सही आंसर है वो है पॉल सैमुअल्सन। यानी प्रेफरेंस पे भी रखनी है, हर चीज़ को प्रेफरेंस भी देनी है, बट साथ के साथ उसको डेवलप भी करते चलना है। तो उसका जो सही आंसर है वो है पॉल सैमुअल्सन्स। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ कंसिडर्ड एज अ मिथ। यानी आज के टाइम में किस तरह की मार्केट नहीं मिलती, परफेक्ट कंपटीशन नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने ये डिफरेंट मार्केट्स किए थे कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जो पहले के टाइम में मिला करती थी, बट आज के टाइम में ये हमें नहीं
देखने को मिलती है। सिर्फ पेट्रोल पंप्स में अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस रहता है वो सब जगह सेम रहता है। तो आज के टाइम में जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एक मिथ का काम करती है। अगला है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन अ शॉर्ट रन विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर। तो शॉर्ट रन में वो वहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगी जहाँ MC/MR के बराबर होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला है लिस्ट द फॉलोइंग। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। तो इसका जो है परफेक्ट कंपटीशन में जो रहता है वो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। जब मैंने आपको बताया था, कंट्रोल्स की बात करी थी हमने, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ कंट्रोल रहता है, ओलिगोपोली में पार्शियल सम कंट्रोल रहता है और मोनोपोली में यूजुअल कंट्रोल रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म अंडर ओलिगोपोली इज़ एट अ प्राइस हायर देन द प्रिवलिंग मार्केट प्राइस। ये ऐसा किस वजह से होता है? ये रीज़न दे के रखा है द ओलिगोपोलिस्ट फर्म फेसेस अ किंग्ड डिमांड कर्व। तो ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। तो देखिए एक बार ए क्या बताया है, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म अंडर ओलिगोपोली मार्केट इज़ एट हायर प्राइस एंड द प्रिवलिंग मार्केट प्राइस। तो वो बोलता है जो भी मार्केट में प्राइस रहती है उससे हमेशा उस फर्म में जो प्रोडक्ट बिकते हैं ओलिगोपोली फर्म में, वो हमेशा हायर रहते हैं। नहीं, हायर नहीं रहते, वहाँ पे किंग डिमांड कर्व रहता है। कुछ हद तक हायर होते हैं, फिर लोअर होते जाते हैं, फिर स्टेबल हो जाते हैं। तो जो किंग डिमांड कर्व है वो इसका मेन कंसेप्ट है। तो ए तो गलत है, बट आर जो है इसका जो रीज़न है वो सही है। तो अब हम ये थे हमारे जून 2010 के क्वेश्चंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं दिसंबर 2011 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि जब जो प्राइस और क्वान्टिटी हैं जो सेम प्रपोर्शन से चेंज होती हैं, यानी जो सेम प्रपोर्शन से चेंज होती हैं। जैसे कि अगर प्राइस में 10% का चेंज है, प्राइस इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन 10% ऑफ प्राइस, तो डिमांड में भी 10% का चेंज होगा। तो दोनों का जो रेशियो होगा चेंज का वो क्या रहेगा, सेम। तो जो सेम रेशियो रहता है चेंज होने का उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, हो सकता है इस साल आपके एग्ज़ाम में यही पूछ लें और आप तब मैम को याद करोगे कि मैम ने बताया था कि जब जो दोनों चीज़ें सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती हैं उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और वो होता है यूनिट इलास्टिक में, हाईली इलास्टिक में नहीं होता है, वो होता है यूनिट इलास्टिक में। अगला आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो होता है जो चीज़ हमने सेक्रीफाइस कर दी या जो चीज़ हमने नहीं बनाई वो हो जाती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका सही जवाब होगा फॉरगॉन कॉस्ट, द कॉस्ट फॉर फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। यानी जिस अपॉर्चुनिटी को हमने चूज़ नहीं किया वो हमारी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। अब आता है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर ऑफ ईयर। तो आपको इसमें ईयर और ऑर्डर दे के रखा है। तो जो बुक सबसे पहले आई है उस बुक को सबसे पहले ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो बुक सबसे बाद में आई है उसे सबसे बाद में अरेंज करना है। तो जो हमारी सबसे पहले बुक आई है वो इकोनॉमिक्स की है, पी सैमुअल्सन ने जो दी है। जो सेकंड बुक है वो हमारी मार्जिनल इकोनॉमिक्स की है जो जॉन डेन ने दी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड बुक आया है वो इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जो R.G. लिप्से ने दी है। और सबसे लास्ट जो बुक पब्लिश हुई है वो इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस हुई है जो बैमोल ने दी है। तो इनके ऑप्शंस आपको याद करने हैं कि कैसे ये अपीयर हुई है, तो आप इनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, तो मैंने आपको मार्जिनल और टोटल में बहुत अच्छा रिलेशन बताया है। पहले ये कॉस्ट के कंसेप्ट में पूछा गया था, अब ये रेवेन्यू के कंसेप्ट में पूछा गया था। पूछा चाहे जो कुछ भी हो, मार्जिनल और टोटल के जो रिलेशंस होते हैं वो सेम ही रहते हैं। जब टोटल मैक्सिमम होता है तो
मार्जिनल क्या होता है, ज़ीरो होता है, और जब टोटल डिक्रीजिंग होता है तो मार्जिनल हो जाता है नेगेटिव। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। अगला आता है यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग्स द सेम इंक्रीमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी तब मैक्सिमाइज होती है जब जो मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, यानी जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो प्राइस होती है, जो बजट लाइन में मैंने आपको समझाया था, वो क्या होती है, सेम इंक्रीमेंटल इन यूटिलिटी होती है। अ कंज्यूमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी। तो दोनों ही आंसर्स जो हैं वो इसके करेक्ट हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट, क्योंकि जो यूटिलिटी होती है वो वहीं पे मैक्सिमाइज्ड होती है जहाँ पे वो उसकी प्राइस के इक्वेट होती है, और वहीं पे जो कंज्यूमर का मैक्सिमाइजेशन होता है। और इसको मैंने आपको एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल से सॉल्व भी करके बताया है, वो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको दे के रखा है। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो इसका आंसर सही आंसर है आंसर नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। अब हम करते हैं जून 2012 के MCQs। हम लोग ने इसमें पेपर 2 और पेपर 3 दोनों ही कवर किए हैं, दोनों के MCQs ही मैं आपको बता रही हूँ जून 2012 में जो पूछे गए थे। तो सबसे पहले MCQ था नॉर्मली द डिमांड कर्व स्लोप्स। अब आपको पता होता है जो नॉर्मली जो डिमांड कर्व होता है वो कहाँ पे स्लोप होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की तो उसकी डिमांड कम होती है। तो नॉर्मली जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग रेफर्स टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बायर्स एंड सेलर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट वन है सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, और ना ही गुड्स के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस होता है, और ना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रिस्ट्रिक्शन होता है। तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपने को चेंज करके दूसरी सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 and 3, जबकि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू अ प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर इक्वल, यानी टोटल यूटिलिटी वहाँ पे मैक्सिमम होगी जहाँ पे कि जो प्राइस हैं दो कमोडिटीज़ की वो क्या हो जाएंगी, यूटिलिटी के बराबर हो जाएंगी। उसका रीज़न ये है डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीड टू रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। अगर हम इस सिचुएशन से डेविएट हो जाते हैं, यानी जहाँ पे यूटिलिटी और प्राइस बराबर है, ये एक सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन से डेविएट हो जाते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही असर्शन और रीज़न आपको सही दे के रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो करेक्ट है वो बिल्कुल सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही असर्शन और रीज़न बिल्कुल ही करेक्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन है कंसिडर द ओलिगोपोली मॉडल्स। अब इसके अंदर आपको अरेंज करना है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ये जो भी इनोवेशंस हुई या जो भी बुक्स लिखी गई या जो भी मॉडल्स आए ये किस सीक्वेंस में आए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला मॉडल आया था डिओपोली मॉडल, उसके बाद में स्विगीज़ का किंग डिमांड कर्व आता है। तो ये जो किंग डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व के नाम को आपको याद रखना है कि ये जो डिमांड कर्व दे के रखा है ये किसने दे के रखा है, स्विगी ने दे के रखा है। कई बार एग्ज़ाम्स में इसका नाम भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये किसने दे के रखा है। तो इसको नाम को प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, हालांकि जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं उनको मैंने सबको बता के रखी हुई है ये चीज़। अगला है न्यूमैन मॉडल, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो ये इसका जो लॉजिकल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अरेंजमेंट सही है। तो इसी अरेंज में ये जो मॉडल्स हुए थे ये आए थे। अगला आता है इकोनॉमिक्स इज अ टूल सेंट्रिक फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। तो मैंने आपको, जिसने मेरा क्लास 1 देखा है
इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो प्रैक्टिकल होती है और जो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एंड सेकंड जो इसका रीज़न देके रखा है, इट प्रोवाइड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हाँ, तो ये रीज़न और असर्शन जो है वो दोनों ही सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। अगला है डिमांड हैज़ अ फॉलोइंग एलिमेंट। डिमांड में जिसने मेरा डिमांड वाला क्लास देखा है उसमें मैंने आपको बताया था कि डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, मेरे इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो सारा भी देख सकते हैं। तो डिमांड के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी और टाइम। तो ऑल ऑफ अबव इज़ करेक्ट। अगला आता है अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अटेन एन इक्विबिलियम व्हेन। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विबिलियम कहाँ पे अटेन करेगा? जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसका इक्विबिलियम यहाँ पे होता है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जब हम पढ़ते हैं दिसंबर 2000 के MCQs, तो सबसे पहला है विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जिन बच्चों ने मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास 1 देखा है उसमें मैंने सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट किया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स में 2 तरह की साइंस होती हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस तो होती है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बताती है, और नॉर्मेटिव साइंस ये होती है जो ये बताती है व्हाट इट शुड बी और व्हाट इट ओथ टू बी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी, पॉजिटिव साइंस। अगला असर्शन है मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट डू नॉट कन्वे द सेम मीनिंग इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। यानी ये जो मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट है ये सेम मीनिंग कन्वे नहीं करती है सारे सर्कमस्टेंसेस में। बिल्कुल सही बोला है। और रीज़न दिया है डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट। तो बिल्कुल सही बात है, अगर डिफरेंशियल कॉस्ट में चेंज आता है तो वो फिक्स कॉस्ट के कम या बढ़ने से चेंज आता है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो चेंजेस आते हैं हमारे जो भी हम क्वांटिटी या पर यूनिट ऑफ आउटपुट या वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बनाते हैं तो उससे जो कॉस्ट में चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट में आता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आंसर नंबर सी जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला आता है कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यानी सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं एक फर्म के लिए? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज या प्राइसिंग डिसीजन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले किसी भी फर्म का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो सबसे पहले हमारा होता है डिसीजन, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद होती है हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कि यानी हम क्या अपनी प्राइस रखेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा मेथड कि मेथड क्या होगा हमारा प्राइसिंग का। और लास्ट जो आता है वो आता है हमारा प्राइस डिसीजन। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है इनका। सबसे पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रेटजीज, फिर मेथड और फिर डिसीजन। अगला क्वेश्चन आता है अ कमोडिटी यूज फॉर द मल्टीपल पर्पस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार बताया है, उसकी डिमांड को हम बोलते हैं कंपोसाइट डिमांड। अगला क्वेश्चन आता है लिस्ट ए एंड बी को आपको करेक्ट करना है, लिस्ट ए एंड बी को। तो इसमें देके रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस क्या होती है? लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है किस टाइप की इकोनॉमी में, लिबरलाइज्ड। दूसरा है पैरिटी प्राइसिंग। पैरिटी प्राइसिंग का सही जवाब है पब्लिक एंटरप्राइज। पैरिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो भी पब्लिक एंटरप्राइज होती है वो हमेशा हमारे वेलफेयर के लिए सोचती है। तो उनके द्वारा प्रोटेक्ट किए गए जो भी कमोडिटीज़ हैं, अगर 2 पब्लिक एंटरप्राइज सेम गुड्स को बना रही है तो कहीं ना कहीं उनका प्राइस मोर और लेस सेम ही होगा। अगला आता है कॉम्पिटिटिव प्राइस। कॉम्पिटिटिव प्राइस कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो हमारे नेसेसिटीज़ कमोडिटीज़ हैं उनके जो प्राइस हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। अगला आता है डिस्क्रिमिनेशन प्राइस। डिस्क्रिमिनेशन प्राइस लैंडेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, यानी जो भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से आइटम हमारी होम कंट्री को सेव करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो ये था इसका करेक्ट सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा If the price of commodity decrease by 20%, the demand for commodity increase by 40%। यानी प्राइस तो कम चेंज हो रहा है, डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है।
तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मोर देन 1। जैसे कि इसमें जो है वो जो डिमांड है हमारी 40% इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस क्या हो रहा है 20% डिक्रीज़ हो रहा है, तो इनको हम कैंसिल ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। तो जब भी जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो मोर देन 1 होती है तो वो चीज़ क्या होती है, हाईली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, हाईली इलास्टिक होती है वो। अगला आता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। In case of inferior goods, the income effect is negative, although the substitution effect is positive। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब आपने अगर मेरे लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड बताया। टाइप्स ऑफ गुड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप प्लीज़ अच्छे से करिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको। तो इन्फीरियर गुड्स में जो इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इन्फीरियर गुड्स को नहीं लेंगे, बल्कि उसके सब्स्टिट्यूशन को लेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। अगला आता है परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होती है वो चेंज नहीं होती है, तो वो जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हॉरिजॉन्टल, यानी वो डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा, वो डिमांड कर्व हमारा होगा हॉरिजॉन्टल। तो ये थे दिसंबर 2012 के MCQs। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जून 2013 के MCQ। सबसे पहला था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, और इसका रीज़न है यूटिलिटी में नॉट हैव अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरलिटी। अब ये देखिए कि यूटिलिटी का मतलब ये होता है, जब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जब मैंने आपको लेक्चर समझाया था उसके अंदर आपको मैंने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी भी बताया था। तो यूटिलिटी वो चीज़ होती है जो कमोडिटी में अगर हम डालते हैं और उस कमोडिटी में उसको डालने से उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। जैसे एक मेरे पास खाली पेन है, वो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, बट यूटिलिटी उसमें अगर मैंने रिफ़िल डाल दी तो वो क्या हो जाती है, उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है और वो मेरे पेन काम के यूज़ में आने लगती है, तो वो मेरी वांट को सेटिस्फाई करती है। तो यूटिलिटी वो चीज़ होती है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर रखती है। एक कमोडिटी, उसी चीज़ को यूटिलिटी कहते हैं। अगर कोई भी कमोडिटी मेरी वांट को सेटिस्फाई नहीं करती तो वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, वो मेरे लिए यूटिलिटी नहीं क्रिएट करती। दूसरा, ये इसका रीज़न दिया है कि यूटिलिटी का कोई मॉरलिटी से करेक्टरिस्टिक नहीं है। हाँ, डेफिनेटली यूटिलिटी मॉरलिटी से रिलेटेड नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे काम जो इलीगल होते हैं, इमॉरल होते हैं, वो हमें यूटिलिटी देते हैं, यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पर वो मॉरल नहीं होते। जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये चीज़ें जो होती हैं वो मॉरलिटी के अगेंस्ट होती हैं हमारे, बट फिर भी हम इनको करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे को यूटिलिटी देती है और हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर करती है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द लिस्ट वन विद दोज लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। सबसे पहले पूछा गया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। जब मैंने आपको मूवमेंट ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते हैं वो प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से होते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है प्राइस चेंज इफेक्ट, उसी तरह से जो एक्सपेंशन होता है वो भी प्राइस चेंज इफेक्ट होता है, और इन दोनों में डिमांड कर्व सेम रहता है। तो आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन का प्राइस चेंज बता सकते हैं, और चाहे तो ऑप्शन नंबर डी का भी आप ये बता सकते हैं, डिमांड ये जो है प्राइस चेंज इफेक्ट, है ना। बट हमको जो ऑप्शंस दे के रखे हैं उसमें ऐसा कोई मैच नहीं हो रहा। उसमें ए को 3 से मैच सही बताया हुआ है और डी का जो है वो सेकंड से मैच सही बताया हुआ है, इसीलिए हमने ये लिया। बट आप चाहें तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है उसका भी प्राइस चेंज इफेक्ट टिक सही कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का भी प्राइस चेंज इफेक्ट सही टिक कर सकते हैं, दोनों का ही सही मैच हो रहा है। बट हमारे जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, इसीलिए हमने ये कॉम्बिनेशन लिए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन प्राइस की वजह से होता है और उसमें जो रहता है डिमांड कर्व एक ही रहता है। डिक्रीज़ और इंक्रीज नॉन प्राइस होता है और उसमें जो डिमांड होता है वो शिफ्ट होता है। तो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के जो ऑप्शंस हैं उनको शफल कर सकते हैं, बट अगर हम शफल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन हम नीचे देखेंगे ABCD उसमें नहीं मिलते, इसीलिए हमने इनको ऐसे लेके
रखा है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस चेंज, डिक्रीज इन डिमांड मतलब नॉन प्राइस चेंज, इंक्रीज इन डिमांड मतलब शिफ्ट इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब सेम डिमांड कर्व। अब आप ये ऑप्शंस मैच करेंगे तो आपको वैसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ए। अगला आता है एज द प्रपोर्शन ऑफ वन variable factor in combination with fixed factor is increased after point marginal product of factor diminish। हाँ, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं शॉर्ट रन, ये रिटर्न टू स्केल का क्वेश्चन है, अगर हम शॉर्ट रन में जो है फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं उनको तो हम बढ़ा नहीं सकते, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर हम तब तक बढ़ाएंगे और उनसे हमको जो मार्जिनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इंक्रीज़ होगा तब तक जब तक कि फिक्स फैक्टर पूरी तरह से यूज़ नहीं हो जाते, और उसके बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो वो डिमिनिश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है क्योंकि जो हमने ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को है यूज़ कर लिया है और उसके बाद भी हम वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते रहते हैं, तो वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो डिमिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे जो रीज़न है इस एप्रोप्रिएशन रीज़न ऑफ ए, तो मतलब ये जो रीज़न है वो ए को प्रूव करता है, तो आंसर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगली लिस्ट देके रखिए, आपको इनको मैच करना है। इनडिफरेंस कर्व, अब आपको पता होगा कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। परफेक्ट कंपटीशन में सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो परफेक्ट कंपटीशन का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। और प्राइस लीडरशिप का क्या होता है, ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली मार्केट में प्राइस लीडरशिप होती है। तो स्टूडेंट्स अभी आप यहाँ पे चेक भी कर रहे होंगे कि अगर आपने मेरे इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस देखे हैं तो ये जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हैं और आप बिल्कुल ईजिली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर When elasticity is 1, then जब elasticity 1 होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज़ नॉट द आइटम ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इन द बिजनेस, यानी इनमें से कौन सा आइटम इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है। वीडियोस देखे हैं कॉस्ट का, जो वीडियो है मेरा पार्ट 2, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के मीनिंग बता के रखे हैं। उसमें हमने इकोनॉमिक कॉस्ट पढ़ा था, तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर जो होती है वो 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हम बाहर देते हैं फैक्टर ऑफ ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज को जो हम पेमेंट करते हैं वो हो जाता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है मार्केट सप्लाई टू रिसोर्सेज, यानी मार्केट से रिसोर्सेज लिए उसके लिए हमने पेमेंट दिया, हाँ ये इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है। ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज यानी मेरे खुद के रिसोर्सेज वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, और सी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये तीनों जो हैं वो इकोनॉमिक कॉस्ट के पार्ट है, बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट नहीं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे होंगे मेरे जो नोट्स हैं और मेरे जो लेक्चर्स हैं आपके लिए कितने बेनिफिशियल और फ्रूटफुल प्रूफ हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट ऑफ, डिमांड में सारे एलिमेंट होने चाहिए, डिज़ायर, वांट, क्वालिटी एंड प्राइस। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो डिमांड में होने चाहिए। तो 18 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब इसमें हमको लिस्ट को मैच करना है। तो इसमें जो सबसे पहले देखे रखा है यूटिलेरियन अप्रोच, यूटिलेरियन अप्रोच का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, U इज़ इक्वल्स टू फैक्टर X और Y। ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसमें हम पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी किस रेट से हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं और किस रेट से हम एक चीज़ को कम करते हैं। यानी एक कमोडिटी को अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा परचेज़ करते हैं तो दूसरे को कम करना पड़ता है। उसी के बाद इसमें देखे रखा है प्राइस कंजम्पशन। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है वो बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व को बताता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई कमोडिटी का जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाई एक्स कमोडिटी के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है द लर्नर इंडेक्स मेजर। लर्नर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है मार्केट में कौन सा जो पावर होगा वो सबसे ज़्यादा हाई पावर में
होगा। तो किस किस से हमें सीखनी चाहिए, यानी मार्केट में अगर हम रन करते हैं और हमारा बिजनेस रन नहीं करता बट दूसरा हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका बिजनेस बहुत अच्छे से रन करता है, तो वो हमारे लिए एक मार्केट लीडर हो गया। तो मार्केट लीडर क्या मेज़र करता है, मार्केट लीडर का जो लर्नर इंडेक्स है वो क्या मेज़र करता है, वो मेज़र करता है मार्केट पावर। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर ए। अगला है, इसमें भी हमको लिस्ट के साथ में मैच करना है। तो जैसे देखिए अब इसमें देके रखी है हमें को 4 लिस्ट। तो इकोनॉमिक परफेक्ट कंपटीशन जो है, इसमें देखे रखा है इकोनॉमिक प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको कब होता है, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को लेस करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी जो हमने बाहर पे किया है वो और उसमें से टोटल रेवेन्यू लेस करते हैं तो वो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट हमको कैसे होता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट लेते हैं। अब ऑलिगोपॉली एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म में कार्टेल बना देते हैं और जहाँ जो डिमांड कर्व होता है वो किंग्ड डिमांड कर्व होता है। तो कॉल्यूजन और कार्टेल का सही आंसर है 4 ऑलिगोपॉली। और मार्केट तो आपको पता ही है मार्केट क्या होती है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला आता है लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। इसमें देखे रखा है परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट के नेचर पे देखे रखा है, वहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेट्रोल पंप का एग्जांपल दिया था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े से अलग होंगे। ऑलिगोपॉली मार्केट में क्या होता है, ऑलिगोपॉली मार्केट में डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है और डिस्क्रिमिनेटिंग में डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, यानी सेम प्रोडक्ट का हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जब मैंने आपको एक मार्केट का वीडियो दिया था तो मैंने एक कंपैरिजन चार्ट से सारे फीचर्स समझाए थे और आप देख रहे होंगे कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उन्हीं फीचर्स से आ रहे हैं। तो जिन्होंने मेरी इकोनॉमिक्स के वीडियो नहीं देखे, सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, अगर वो सारे वीडियोस आप चेकआउट कर लेते हैं तो ये यूनिट में आपको कुछ और पढ़ने की या कुछ और चेकआउट करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें बेसिक आइडिया लग ही जाता है कि क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थे जून 2013 के MCQs। अब हम पढ़ेंगे दिसंबर 2013 के MCQs। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये एक वन वे कम्युनिकेशन है मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देती हूँ आपको। और अगर आपको फिर भी कुछ अपना पर्सनलाइज वीडियो बनवाना है तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। और आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में पेपर 2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स से रिलेटेड इतने डिटेल्ड और समराइज और सिस्टमैटिक वीडियो मिलेंगे कि अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका नेट का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 99% पूरा हो जाता है और आपको कुछ भी और करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब दिसंबर 2013 का पेपर पढ़ते हैं। बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिज़नेस इकोनॉमिक्स वो होता है जो कि किसके साथ में डील करता है, इकोनॉमिक्स के साथ में। वो इकोनॉमिक्स होती है जो कि हमको बिज़नेस में हेल्प करती है डिसीजन लेने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लास 1 में ही मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी। अगला आता है मैच द लिस्ट विथ 1 और लिस्ट विथ 2। तो अब आता है क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलेसिटी जो होती है वो होती है 2 कमोडिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। अब शट डाउन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे कि जो प्राइस होती है वहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। जब हमारी फॉर्म में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो शट डाउन पॉइंट होता है। सालुट्स्काया थ्योरम क्या होता है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स बोलते हैं। और पीपीसी कर्व क्या होता है, पीपीसी कर्व से हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बनाते हैं जिसमें कि हम 2 प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है द डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप
showing inverse relationship between price and quantity demanded. This apply only to the Giffen's good. Giffen's good जो है वो एक्सेप्शन है, तो उस पर अप्लाई नहीं होता। तो ये जो ए है असर्शन वो बिल्कुल सही है, पर इसका रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, the consumer is said to be equilibrium when he plan his expenditure X, Y and Z commodity in such a way that he ultimately attain। यानी इक्विबिलियम की कंडीशन कब होगी, तब हम 3 कमोडिटीज़ जो खरीदते हैं उनसे जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो उनकी प्राइस के बराबर होती है। तो इसका ये सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो ये किसके इक्वेट करेगी, ये हमारी जो है मैक्सिमम यूटिलिटी को इक्वेट करेगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सी के जैसे ही है, बट ऑप्शन नंबर सी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दिया है, क्योंकि ये इक्वेट करती हैं हमारे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को। अगला क्वेश्चन आता है कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है। तो आपको पता होगा जो मोनोपोली मार्केट होती है वहाँ पे जो होते हैं एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद में मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होती है वहाँ पे क्या होते हैं हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। हेट्रोजीनियस मतलब एक सेम प्रोडक्ट बट थोड़े से अलग, साइज शेप कलर में अलग। होमोजीनियस मतलब एक जैसे। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो क्या होती है प्राइस टेकर, और ओलिगोपोली में जो होती है वो प्राइस रेजिट रहती है। अगला क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल प्लांट्स। मल्टीपल प्लांट्स का जो ऑप्शन नंबर 3 है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए और इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी। यानी अगर हमारे पास में मल्टीपल प्लांट्स हैं तो उन सब का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। और अगर हमारे पास में ए और बी प्लांट है तो ए और बी प्लांट के जो मार्जिनल कॉस्ट होगी तो वो MCT होगी, और वो किसके बराबर होगी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। तो ए का जो ऑप्शन है वो 3। बी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, P इज़ इक्वल्स टू 1 + M APC, यानी इसमें हम लोगों का कॉस्ट होता है उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और वो हमारा प्राइस हो जाता है। सी है हमारा मल्टीपल मार्केट्स, यानी बहुत सारी मार्केट्स में अगर हम डील करते हैं तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे आप MR1 MR2 देख रहे हो तो वो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अगला है डी मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या होता है MRPT इज़ इक्वल्स टू MC, और MC इज़ इक्वल्स टू MRPX और MRPY, यानी ये जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीपल मार्केट्स में सेल होते हैं। तो MRP मतलब मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट X और मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट Y। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है रेस्पॉन्सिव चेंज हम किस में मेज़र करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में ही मेज़र करते हैं, बट जो क्रॉस इलास्टिसिटी आती है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी और सी भी सही आंसर है, बट दोनों में से एक चूज़ करेंगे तो एक को हम चूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी चूज़ करते हैं तो ये जो दोनों हैं सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री जो इलास्टिसिटी हैं ये इसी का ही पार्ट है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी इज़ द बेटर आंसर। अगला क्वेश्चन देके रखा है कि हमारे पास में जो टोटल कॉस्ट है, जब अगर आपने मेरे कॉस्ट और रेवेन्यू के प्रॉब्लम देखे होंगे वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं कॉस्ट, कैसे वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। मैंने अच्छे से आपको न्यूमेरिकल बताया है। अगर हमारी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके अंदर हमको क्या देके रखी है, टोटल कॉस्ट जो है वो 200 है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60। तो फिक्स कॉस्ट यानी यहाँ पे क्या लिखें, सॉरी जो टोटल कॉस्ट है वो 260 है। तो यहाँ पे क्या लिखें कि दोनों को प्लस करने से 260 आ जाए, तो यहाँ पे हम 200 लिखेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होती है यहाँ पे 200। और टोटल कॉस्ट आपको पता है चाहे जितने भी यूनिट्स बनाएं हम, हमारी जो शॉर्ट रन में रहती है वो सेम रहती है। चाहे हम 100 यूनिट्स बनाएं तो भी 200 ही लगेगी हमारी टोटल कॉस्ट, और अगर हम 200 यूनिट बनाएं तो भी हमारी जो फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी, वो 200 रुपये ही लगेगी। तो आंसर नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए 200 दोनों के लिए जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, चाहे यूनिट हम 100 बनाएं चाहे यूनिट हम 200 बनाएं। अगला आता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट ऑफ अ गिवन आउटपुट विल बी एट अ पॉइंट। तो ये जैसे हमने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा वैसे आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है जो हम प्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो इनडिफरेंस कर्व जैसा होता है वैसा ही आइसो प्रोडक्ट कर्व होता है। जहाँ इनडिफरेंस का इक्विलिब्रियम होता है वैसा ही आइसो प्रोडक्ट में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है। तो आइसो जब टेंजेंट होता है तो वो हमारा जो पॉइंट होता है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका एक
करेक्टरिस्टिक है। अगला करेक्टरिस्टिक्स है MRT इज इक्वल, इनपुट्स आर इक्वल, जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल हो, हाँ ये भी एक इसका करेक्टरिस्टिक है। अगला है एनी मूवमेंट ऑफ ऑप्टिमम पॉइंट विल लीड टू द लो लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये भी इसका बिल्कुल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोप्रोडक्ट कर्व की, तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अगला आ जाता है हमारा what kind of action to be taken to put rival at disadvantage position under oligopoly market, यानी oligopoly market पे हम rivalry को disadvantage देना चाहते हैं तो क्या करना है, हमें उनको थ्रीट भी दे सकते हैं, उनसे प्रॉमिस भी कर सकते हैं और उनके साथ कमिटमेंट्स भी कर सकते हैं अगर हमें हमारे राइवलरी से टक्कर लेनी है तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजप्शन और इग्नोरेंस ऑफ बायर। तो एक्सेप्शन जो है वो नॉर्मल गुड्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी जो भी हैं वो इसके एक्सेप्शन हैं। गिवन गुड्स, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजप्शन और इग्नोरेंस ऑफ बायर, ये इसके एक्सेप्शन से लॉ ऑफ डिमांड में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा के रखे हैं। अगला आता है what is the degree of elasticity of demand in case where demand is represented by a straight line parallel to x axis। अब आप देखिए, अब जैसे अगर जिन्होंने मेरे मेजरमेंट वाला देखा होगा वीडियो, उसको पता होगा जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस की, ये तो x है और ये y है, जब इसके पैरेलल होती है तो क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी प्राइस में चेंज हो चाहे नहीं हो, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सी, और अगर इसका अपोजिट देके रखा होता, सपोज अब आप देखो वाई एक्सिस के आने के चांसेस है, अब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस के है तो इसका है इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल पूछे तो इलास्टिसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन नहीं करता। ए, बिहेवियर ऑफ फर्म थ्योरी इन प्रैक्टिस, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स को बताती है। सी, यूज़ ऑफ टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम, हाँ जो भी प्रॉब्लम्स हमको बिजनेस में आती हैं उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स काम आती है। डी, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, डिसीजन मेकिंग में भी काम आती है। बट जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट है, ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को नहीं डिटरमाइन करती है, जबकि ये हमारा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है एट अ पॉइंट ऑफ स्टेटी फॉर अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी इज़, तो जहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे हो जाती है हमारी ज़ीरो, तो मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे हो जाती है ज़ीरो। अगला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व ऑन ऑल पॉइंट हैज़, जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा तो वहाँ पे इक्वल स्लोप्स और इक्वल पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी होगी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जो मैंने आपको जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराया था तब मैंने आपको बताया था जब यूनिटरी इलास्टिक हम पढ़ते हैं तो जितना चेंज परसेंटेज में होता है उतना ही चेंज परसेंटेज ऑफ डिमांड में होता है। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड डिमांड सेम होता है तो वो जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं, इसीलिए जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है और जो पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगला आता है अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज़ नॉट अ प्राइस मेकर बट इज़ अ प्राइस टेकर। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो प्राइस मेकर नहीं होती, बिल्कुल सही है। द फर्म इज़ इन द इंटरेस्ट इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट ओनली, मतलब वो फर्म क्या करती हैं, सिर्फ अपने आउटपुट को डिटरमाइन करती हैं। इसमें ए तो ट्रू है बट आर जो है वो ट्रू नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है लिस्ट ए, तो मैं आपको इस लिस्ट को मैच करके बता देती हूँ स्टूडेंट्स। इस लिस्ट में
जो अ मार्केट हैविंग हाई प्राइस इलेसिटी, वो मार्केट होती है पेनिटिंग प्राइसिंग, जहाँ पे प्राइस इलेसिटी हाई होती है, यानी अगर प्राइस ज़्यादा करेंगे तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। स्टूडेंट्स याद रखिए, इंडिविजुअल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है अ मार्केट हैविंग हाई प्राइस इन इलेसिटी, यानी जहाँ पे इन इलेसिटी रहती है वो होती है स्किमिंग प्राइसिंग, जहाँ पे हाई प्राइस इन इलेसिटी मतलब जहाँ पे कि जो होता है प्राइस के ज़्यादा चेंज होने की वजह से डिमांड में कम चेंज होता है, और जहाँ पे मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्राइस होती है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइस। तो इनसे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को लिख के उनके आगे उनका मीनिंग लिखेंगे तो एक तरह से आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। वैसे मैंने आपको मैच करके भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन आता है लिस्ट करना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है हमारे बिजनेस में। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला पढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट, जहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू होती है वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर होती है, वो हो जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। ये सेकंड पॉइंट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कहाँ होगा? जब टोटल रेवेन्यू एक्सेस होगा ओवर द टोटल एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को कंसीडर करते हैं, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम हमेशा एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों को ही कंसीडर करते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट में दोनों कॉस्ट इक्वल होती हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है उसी के अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो हमारा जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला आता है अ मोनोपोली फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द मोनोपोली फर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली enjoy the freedom to determine the price and quantity to be sold according to his whims and fancy। यानी इसका मतलब है मोनोपोली फर्म को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करने का पूरा हक है, बट अगर वो प्राइवेट फर्म है तो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये जो दोनों हमको असर्शन और रीज़न दे के रखे हैं, ये दोनों असर्शन और रीज़न सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वहाँ पे होता है परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और जहाँ से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चालू कर देती है। तो प्रॉफिट उस सिचुएशन पे होता है जहाँ हमारा क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और उस सिचुएशन के बाद जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट कर देती है राइज करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। अगेन हमारा आता है 14th क्वेश्चन, जो कि है कि डंपिंग का क्या मतलब होता है? डंपिंग का मतलब होता है अपने जो गुड्स हैं वो दूसरी कंट्री में सस्ते प्राइस में बेच देना। जैसे चाइना क्या करता है, अपने गुड्स को हमारे यहाँ पे सस्ते प्राइस में बेच देता है, तो जैसे जैसे उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो वो प्राइस इंक्रीज़ कर देता है। तो मीनवाइल होगा क्या, जो होम कंट्रीज़ हैं वो उस प्राइस पे कम्पीट नहीं करने लगेंगी और वो बंद हो जाएंगी, और जैसे ही चाइना का प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा तो वो अपने कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ा देगा। तो डंपिंग का हमेशा क्या मतलब होता है? डंपिंग मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अगला आता है हमारा किंग्ड रेवेन्यू कर्व। किंग्ड रेवेन्यू कर्व जो होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? ओलिगोपोली फॉर्म में होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू कर्व, ये जो कर्व होता है ये होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर कहाँ पे होते हैं विद डिफरेंशियल प्रोडक्ट? तो वो होते हैं हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो फोर्थ वाले का हो जाएगा ए। इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ एप्रोप्रिएट। पहले ही हम पढ़ चुके हैं, पेनिट्रेटिंग प्राइस वहाँ पे होती है जहाँ पे जो मार्केट में डिमांड जो होती है वो क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है, वहाँ पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्टूडेंट्स,
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 14 के MCQs। इनवर्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटीज़ डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू द, ये जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ये सबके वजह से होता है, बट खाली फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से नहीं होता है। अगला आता है कंज्यूमर सेट टू बी इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइज इज टोटल यूटिलिटी व्हेन, उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कब होगी, जब द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड रेस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, जब मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी जो प्राइस होगी वो इक्वल होगी तो उसकी जो यूटिलिटी होगी टोटल वो मैक्सिमम होगी। अगला है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी रहती है इंडिफरेंशियल गुड्स में, यूनिट क्रॉस इलास्टिसिटी रहती है इंडिपेंडेंट गुड्स में, पॉजिटिव रहती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स में और नेगेटिव रहती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। जब टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आपने अगर वीडियो मिस कर दिया है तो आप बहुत बड़े लॉस में हैं, और अगर आप अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देखकर अपना लॉस कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आता है isoquant curve drawn convex to origin due to diminishing technical rate of substitution. The lesser the convexity of isoquant curve, the greater the possibility of complexities of two output. तो ये जो है स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है लिस्ट मैच करनी है हमको। लिस्ट मैच करने के लिए कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट जो होती है वो हमारी रिज़र्व कैपेसिटी पे होती है, तो ये जो होगी ये हमारी किस पे होगी, कांस्टेंट वाली ये जो होगी ये रिज़र्व कैपेसिटी पे होगी। एवरेज कॉस्ट जो होगी वो इकोनॉमिक कैपेसिटी को बताती है हमारी। नॉर्मल जो कॉस्ट होती है वो डिसइकोनॉमीज़ और यू शेप क्यों होता है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया जब रिटर्न टू स्केल पढ़ाया, तो यू शेप कर्व इसकी वजह से होता है, इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ की वजह से। और मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एल शेप कर्व जो होता है वो प्रोडक्शन और मैनेजरियल कॉस्ट की वजह से होता है। तो याद रखिए यू शेप कर्व जो होता है वो इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ की वजह से होता है, और जो एल शेप कर्व होता है वो मैनेजरियल कॉस्ट इफ़ेक्ट की वजह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। अगला आता है मोनोपोलिस्टिक प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन अ मार्केट। मोनोपोलिस्टिक वहीं पे सेल करेगा जहाँ पे कि जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो डिमांड इलास्टिक ही होती है। अगला है इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म इनवेरिएबली गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, लॉन्ग रन में हमको नॉर्मल प्रॉफिट ही नहीं मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में। अगला है ऑल फर्म इनकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ प्रोडक्टियल डिफ्रेंसिएशन। तो ये दोनों ही असर्शन और रीज़न सही हैं। लॉन्ग रन में हमको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है परफेक्ट फर्म में, और जो फर्म होती है वो उनकी जो कॉस्ट होती है वो नो सेलिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि जो सारी फर्म्स है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करती हैं। तो आंसर ए बोथ आर करेक्ट वो हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। अगला है डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन टू अकोमोडेट द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बायर। उसके बाद है इट एम एट इंक्रीजिंग द सेल्स एंड रेवेन्यू एंड डिराइविंग द कंपटीशन। इसका एम सेल्स इंक्रीज़ करना नहीं होता है, जबकि इसका जो एम होता है वो वेलफेयर प्रोवाइड कराना होता है, यानी जो अच्छे पैसे दे सकता है उस प्रोडक्ट के हम उससे ज़्यादा रेट चार्ज करें, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उससे हम कम पैसे चार्ज करें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, इसमें असर्शन बिल्कुल करेक्ट बोला है, बट रीज़न जो है वो बिल्कुल ही गलत इन्होंने दे के रखा है। अगला आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज़ कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर, यानी कॉस्ट के साथ में हम अपनी कुछ और प्राइस जोड़ दें, वो कौन सी मार्केट में सही रहती है, वो रहती है प्रोडक्ट टेलरिंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग और रिफ्यूज़ल प्राइसिंग। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है इसका, यानी इन तीन मार्केट्स में ये प्राइस हम रख सकते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कंसीडर कर सकते हैं, बट मोनोपोली प्राइसिंग में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं।
तो ये थे दिसंबर 2014 के MCQs। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद उसी से रिलेटेड कोई और नया वीडियो अपलोड करना होता है, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो आपको उसको सर्च करने में बहुत मुश्किल होती है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम देखते हैं जून 2015 के कुछ MCQs। अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसकी वजह से होता है? मैंने आपको बताया था यूनिटी की वजह से होता है, यानी यूनिटरी इलास्टिक होती है, उसकी वजह से वो जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी इज़ द राइट आंसर। अगला आता है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम perfectly competitive firm while earning abnormal profit operate at an output level। वो उस लेवल पे ऑपरेट करेंगे जहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? economies of scale and economies of scale and economies of scope are same। economies of scale और economies of scope कभी भी सेम नहीं होती, ये दोनों हमेशा अलग अलग होती हैं। economies of scale जो होती है वो हमारे फर्म के जो बेनिफिट की वजह से हमें प्रोड्यूस होती है, जबकि इकोनॉमी ऑफ स्कोप का मतलब होता है कि जब हम हमारी फर्म को उनके बाय प्रोडक्ट या वेस्ट को यूज़ करके कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं, उसे इकोनॉमी ऑफ स्कोप बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में जैसे आपको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ओलिगोपोली फॉर्म का है। रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, ये जो है पॉनियर प्राइसिंग है। और स्कीमिंग द क्रीम पॉलिसी, स्कीमिंग द क्रीम पॉलिसी का आंसर हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स अभी अपन ने गलत मैच किया है, अब मैं आपको प्रॉपरली मैच करके बताती हूँ इनके आंसर्स क्या होंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो कार्डिनल अप्रोच होती है। रिलेशनशिप्स जो होती है बिटवीन द प्राइस वो होती है क्रॉस डिमांड। स्कीमिंग द प्राइस जो होती है वो होती है पाइनर प्राइसिंग। और प्राइस रिजिडिटी जो होती है वो ओलिगोपोली मार्केट में होती है। तो ये इसका एक करेक्ट सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल पूछा गया है आपसे कि इनमें जो डिमांड एंड सप्लाई होगी वो इक्वल कहाँ होगी? तो इनमें जो डिमांड एंड सप्लाई होगी वो 24A पे, ए जो ऑप्शन है हमारा 24 इस पे बिल्कुल इक्वल होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द 24। When the consumer increase the units of X commodity by giving up some commodities of Y, तो चेंज इन Y commodity इसमें क्या होता है? MRS विल बी कैलकुलेट कैसे करेंगे? MRS कैलकुलेट करेंगे बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन नंबर 3, चेंज इन Y commodity डिवाइडेड बाय चेंज इन X commodity, क्योंकि MRS का फॉर्मूला ही यही होता है, तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगला जो है वो एक न्यूमेरिकल है। अब इसके अंदर जो हमारा इलेसिटी आएगा वो आएगा हमारा इलेसिटी जो आएगा इक्वल टू यूनिटी। इलेसिटी जो आएगा वो इक्वल टू यूनिटी होगा। इस वाले क्वेश्चन का जो थोड़ा सा ट्रिकी सा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है क्वांटिटी जो है के हम कैपिटल को डिनोट करते हैं और एल से हम क्या डिनोट करते हैं? हमेशा लेबर को डिनोट करते हैं। तो 10.2 के जो है 0.19 और L जो है ये हमारा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी इस स्केल पे हमको क्या हो रहा है? इस स्केल पे हमको जो हो रहा है वो डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है। और जो बी वाला ऑप्शन है इस पे हमको जो हो रहा है वो इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है। और सी वाला जो ऑप्शन है वो वहाँ पे हमको क्या रिटर्न हो रहा है? वहाँ पे हमको कांस्टेंट रिटर्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन है इन शॉर्ट रन व्हेन सिंपल मोनोपोली फॉर्म अटेन इक्विलिब्रियम, तो वो
जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो किसके करस्पॉन्ड होता है, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एवरेज कॉस्ट से कम होती है। ये सिचुएशन तब होती है जहाँ एमसी जो होती है वो एवरेज कॉस्ट से कम होती है। स्टार्ट करते हैं दिसंबर के एमसीक्यूज़। जो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें उन्होंने किस अजम्पशन पे बेस्ड है, उन्होंने बोला था कि जो यूटिलिटी है वो मनी के टर्म से मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि हम इसको मैच कर पाएँ। सबसे पहला आता है कॉन्वेक्सिटीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। कॉन्वेक्सिटीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व तब होता है जब हमारा जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। क्वांटिटीज़ ऑफ सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइस फॉर अदर गुड्स। तो अदर गुड्स के लिए हम सेक्रीफाइस कब करेंगे, उसको हम बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इक्विलिटी ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये होगा जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, तो यूटिलिटी जो होगी वो प्राइस के बराबर होगी जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। लास्ट आता है सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम इफेक्ट। तो ये जो होता है ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पार्ट होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो पॉइंट्स थे ये सारे सही थे। अगला आता है फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग लार्ज वैराइटीज़ ऑफ गुड्स विल जर्नली फॉलो। जो बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ गुड्स को बेचती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, यानी उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगला क्वेश्चन आता है ऑल फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो उनका जो कॉस्ट लेवल होता है वो मिनिमम होता है, यानी उनको एडवर्टाइजमेंट पे कुछ पे नहीं करना पड़ता, और दोनों ही करेक्ट है, A एंड R बोथ आर करेक्ट। अगला आता है मैच द लिस्ट 1 इंटू लिस्ट 2। अब इसमें भी हमें लिस्ट को मैच करना है। तो अब आप देख रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है उसमें नेगेटिव इलास्टिसिटी इफेक्ट होता है। गिवन गुड्स जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी, और हाई इनकम ग्रुप को हम बोलते हैं लो प्राइस इलास्टिसिटी, यानी उनमें जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फ़र्क होता है वो लो होता है क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से उनकी डिमांड चेंज नहीं होती। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो होती है लो। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट क्रॉस गुड्स हैं तो इसलिए उनमें हमने क्रॉस इलास्टिसिटी वाला ऑप्शन चूज़ किया है। टाइप्स ऑफ डिमांड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ आप मेरी डिमांड की फ़र्स्ट क्लास ज़रूर जाके चेकआउट करिए, आपको सब चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट देके रखा है, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड इनवेरिएबली टू चेंज इन इट्स प्राइस। जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होती है वो चेंज हो जाती है उसकी प्राइस के चेंज होने की वजह से, इनवेरिएबली चेंजेस नहीं होती है, वो चेंज होती है। और जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स पे और नेगेटिव होता है इनकम पे। तो रीज़न बिल्कुल सही बताया है, जबकि इसका असर्शन बिल्कुल ही गलत बोला गया है। अगला आता है इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट, यानी इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या बताता है कि कितना आउटपुट लेवल है दैट इक्वेट द एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। यानी कैपेसिटी ऑफ प्लांट ये बताता है कि उस प्लांट की कैपेसिटी को हम कितना यूज़ करके कितना आउटपुट निकाल सकते हैं जिससे कि हमारी एवरेज कॉस्ट किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। अगला आता है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला आता है केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। अगर एवरेज रेवेन्यू जो है वो 1 के बराबर है तो हमें पता है जो मार्जिनल होता है वो एवरेज से हमेशा कम होता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगला आता है ट्रेड चैनल डिस्काउंट। ट्रेड चैनल डिस्काउंट जो होता है वो, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक में हमको ट्रेड चैनल दे के रखा है लॉस लीडरशिप और प्राइसिंग
नॉन रिस्पॉन्सिव और बेस प्राइसिंग दे के रखा है। तो जो ये प्रोडक्ट वाला होता है, ट्रेड चैनल डिस्काउंट जो होता है, उसका जो सही आंसर है वो है डिफरेंशियल प्राइसिंग। अगला है लॉस लीडरशिप। लॉस लीडरशिप क्यों होती है? क्योंकि हम प्रोडक्ट लाइन प्राइस करते हैं। और सी है प्राइसिंग बीइंग नॉन रिस्पॉन्सिव चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओलिगोपोली प्राइस। और बायस पॉइंट प्राइसिंग जो होती है वो होती है लोकेशन डिफरेंशियल प्राइस में। तो इसका जो ऑप्शन है आप उसको ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिख के रखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, बट उसका बेनिफिट आपको बहुत होता है, ताकि जैसे ही मैं कोई और नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी। और सब्सक्रिप्शन के साथ आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अदरवाइज़ जो भी मैं अपलोड्स करूँगी वो आपके चैनल पेज पे डिस्प्ले होते ही रहेंगे वीडियोस। तो नोटिफिकेशन मिलने से आपको एक पर्सनल मैसेज भी मिल जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं जुलाई 16 के MCQs। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल। क्यों सुपीरियर मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पे बायफर्गेशन है प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बायफर्गेशन कर दिया प्राइस इफेक्ट और इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, इसीलिए जो कार्डिनल अप्रोच से जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच जो होती है सुपीरियर मानी जाती है। अगला आता है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट एंड द असर्शन। अब स्टेटमेंट असर्शन है प्राइस रिडक्शन नॉर्मली लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी, प्राइस रिडक्शन लीड टू एंट्री ऑफ न्यू बायर्स ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और प्राइस जब कम होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नए बायर्स होते हैं वो मार्केट में एंट्री करते हैं। ये जो दोनों है वो बिल्कुल ही सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, बोथ आर करेक्ट एंड आर ऑफर्स द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ सी। तो पूरा ही बिल्कुल सही है। अगला आता है द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ डिटरमाइन ऑन। अब LAC कहाँ पे डिटरमाइन होता है? जो लॉन्ग रन कॉस्ट का होता है वो एनवेलप शेप होता है, और LAC कर्व लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है, और नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन के लिए भी ये यूज़ होता है। तो जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मोनोपोली इज़ नॉट कंसिडर डिज़ायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी बिकॉज मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अपनी कैपेसिटी को कम रखता है और क्या करता है, कैपेसिटी को कम करता है, आउटपुट कम प्रोड्यूस करता है और प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी व्हेन ही एग्जिबिट अ सेटिस्फैक्शन विद नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। अगला है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी वहाँ पे काम आती है जहाँ हम एक लाइन में प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी एक प्रोडक्ट के जितना भी वेस्ट निकलता है उसके खूब सारे बाय प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहाँ पे कंसीडर करी जाती है? तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और स्पेयर पार्ट्स में जो है वो कंसीडर करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर स्पेयर पार्ट्स प्राइसिंग में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, लोड फैक्टर प्राइसिंग में इसको कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वो बिल्कुल सही इसका प्रोडक्ट है। जो है वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 के आंसर्स हैं, तो आप इस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर्स हैं, ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ये सारे जो MCQs हैं। तो आप प्लीज़ इनको करेक्टली मैच कर दीजिएगा। मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन है। अगला आता है assertion और रीज़न। लो इनिशियल प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट इज़ रिगार्ड एज अ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरिंग इनटू द मास मार्केट। हाँ, अगर हमें मास मार्केट में एंटर होना है तो लो प्राइस रखनी पड़ेगी। और फर्म जनरली गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद एक्सेस कैपेसिटी। इनिशियली में जो है वो एक्सेस कैपेसिटी को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो है दोनों ही राइट हैं, बट जो आर है वो पूरी तरह से ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर राइट, बट आर डज नॉट ऑफर द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला आता है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गूसन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो गूसन्स का है वो फर्स्ट लॉ है। और ये क्या है? ये कंजम्पशन इज़ इनवेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। इट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो ए इज़ इनकरेक्ट है, बट जो आर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो ए है वो क्या है? इनकरेक्ट, बट आर जो है वो करेक्ट है। अगला आता है प्रोडक्ट फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, इंडिकेट द कोड। करेक्ट कोड बताना है आपको। तो सबसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री, फिर आता है सब्स्टिट्यूट और स्पेसिफिसिटी। तो ये जो है, ये जो प्रोडक्ट फंक्शन के जो प्रोडक्शन फंक्शन के जो होते हैं प्रोडक्ट के, ये करेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले इंसान जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को यूज़ करना चाहता है, फिर सब्स्टिट्यूट को, फिर स्पेसिफिक गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है। तो इसमें प्रोडक्ट इलेसिटी का कोई भी काम नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ए बी एंड डी, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उस टाइम हमने कुछ अजम्पशंस पढ़े थे कि ये अजम्पशंस सर्टेन रहेंगे तो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये वो 3 अजम्पशंस आप याद कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 2017 के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट मैचिंग विथ रिगार्ड टू द प्राइस इलेसिटी, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। यानी इसमें आपको एक तरफ प्राइस का चेंज पूछा है और रेवेन्यू का चेंज पूछा है, क्वांटिटी का चेंज नहीं पूछा है। तो जब ज़ीरो होता है तो प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। लेस देन 1 में चेंज इन प्राइस इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होती है तो रेवेन्यू डिक्रीज़ और इंक्रीज़ नहीं होता है, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो ये जो पेयर है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये पेयर जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में मूव करता है। अगला क्वेश्चन आता है द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ फर्म इज़ एज फॉलोज। अब आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और इस इक्वेशन के बेसिस पे हमको 2 स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं। स्टेटमेंट में लिखा है in this production function marginal product of 5th unit of labor is 85, or similarly in this production function the average product of 5th unit is 60। इसमें हमें मार्जिनल प्रोडक्ट तो दिया है 5th यूनिट पे 85 है और जबकि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो 5th यूनिट पे क्या है 60 है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन पूछा है जो मैंने आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ कि किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट किसने दिया। किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट हमको स्विगी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है फॉर द सक्सेस ऑफ पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी इनमें से क्या चीज़ डिज़ायरेबल नहीं होती है। अगर हम प्राइस पेनिट्रेशन करते हैं मतलब हाई प्राइस रखते हैं इनिशियली, तो वो उस चीज़ में डिज़ायरेबल या सूटेबल नहीं होती जब कि जो क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लो होती है। तो इस केस में जो है वो पेनिट्रेशन प्राइस जो होती है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है, बाकी सब केसेस में सूटेबल होती है। अगला क्वेश्चन आता है
लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। अगर मैं देखूँ नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप जो होता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड में होता है, तो नॉन प्राइस जो होता है वो इंक्रीज़ इन डिक्रीज़ होता है, और जो प्राइस क्वांटिटी होता है वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में होता है। और अगर मैं इनकम इफेक्ट देखूँ तो वो गिवन गुड्स के लिए होता है, और ट्रांजिस्टिविटी जो होता है वो ऑर्डिनल अप्रोच का एक अजम्पशन होता है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है, जबकि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में प्राइस कांस्टेंट रहती है। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन मैच है। अगर आप ऑप्शन मैच करना चाहते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, ये आपको एक इक्वेशन दे के रखी है। इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस मैंने अभी आपको 2 मिनट में ये स्लाइड ख़त्म होने पे बताऊंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगली इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, दैट इज़ 40। आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स अलॉन्ग विद दिस, सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशंस द प्राइसिंग अबव प्रिवलिंग द मार्केट प्राइस इज़ यूज्ड एज मोर कॉमन प्रैक्टिस। यानी मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस हम कहाँ बेच सकते हैं। तो अगर हम इनके करेक्ट ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो जो होती है मार्केट प्राइस या सेलिंग फर्म फेस द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, नहीं, यहाँ हम नहीं बेच सकते। मार्केट प्राइस अबव द प्रिवलिंग मार्केट प्राइस में कमोडिटी को नहीं बेच सकते। जहाँ पे सेलिंग फर्म को पॉपुलैरिटी गेन करनी है वहाँ नहीं बेच सकते, और क्योंकि वहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहाँ नहीं बेच सकते हम हाई प्राइस पे। मार्केट वेयर सेलर रिले ऑन देयर कस्टमर्स हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अ प्रेस्टिजियस कमोडिटी। यानी अगर प्रेस्टिजियस कमोडिटी है तो ऑफकोर्स हम उसके लिए हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए इसके लिए सॉल्यूशन ऐड करके रखा है। हमारा जो ऑप्टिमम लेवल होता है वहाँ एसी और एमसी होती है। तो एसी की इक्वेशन नंबर 1 ये बनेगी और एमसी की इक्वेशन ये बनेगी। तो ये जो 3 इक्वेशंस बनेंगी, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा ये 40। तो ये जो है मैंने आपको 10th और जो 11th न्यूमेरिकल अभी बताया था उसका साथ में मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया है। स्टूडेंट्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन साथ में दबाइएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम पढ़ते हैं नवंबर 2017 के कुछ MCQs। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये जो एग्ज़ाम था ये जनवरी में हो पाया 17 को और 2017 को, और नवंबर में हो पाया था। तो अब हम पढ़ते हैं नवंबर 2017 के MCQs। पहला है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द अजम्पशन ऑन विच द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ बेस्ड। तो रेशनलिटी भी उसका अजम्पशन है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी अजम्पशन है, और यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। तो ये 3 अजम्पशंस हैं। तो इसका जो अजम्पशन नहीं है वो ये है कांस्टेंट मार्जिनल यूनिट फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स। ये जो बी पॉइंट है वो इसका सही आंसर है। कंज्यूमर बिहेवियर मैंने आपको ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच दोनों ही अच्छे से बता के रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पॉइंट price elasticity of demand in terms of marginal and average revenue can be measured with the following formula। तो आपको एक फॉर्मूला दे के रखा है, उससे पूछा है कि आप एक पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी है उसको मेज़र कर सकते हैं। तो पॉइंट इलास्टिसिटी को मेज़र करने का ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, AR अपॉन AR माइनस MR। अगला आपको जो स्टेटमेंट 2 दे के रखा है उसमें बोला है द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन। हाँ, इसमें हम यही पढ़ते हैं कि किस स्लोप से वो डिमांड होता है और क्या रेशियो है करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वही पूछ लिया इंडिफरेंस कर्व हमसे।
कंज्यूमर बिहेवियर में से आ गया ऑर्डिनल अप्रोच की। तो क्या ये इसका अजम्पशन या प्रॉपर्टी नहीं है? नेगेटिव स्लोप हाँ है, ये तो प्रॉपर्टी है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन। अगला, द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नॉर दे आर टेंजेंट टू वन अनदर, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अपर कर्व जो होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है इसकी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है और बाकी जो तीन हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगला आता है, ये जो भी स्टेटमेंट दे के रखा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछने लगे हैं एग्ज़ाम्स में। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये इसमें पूछा गया है, द लीस्ट कॉस्ट और ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर दैट अ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ टू इनपुट्स। बिल्कुल सही बोला है ये स्टेटमेंट, और इन्होंने एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन दे दी है जो कि बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने बोला इन सिचुएशन में जो है वो स्टेटमेंट वन एप्लीकेबल होगा, तो इस सिचुएशन में स्टेटमेंट वन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू वाइल टू इज़ फॉल्स। अगला आता है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमसे पूछ लिया कि टेक्नोलॉजीज़ होगी तो हमारे पास में क्या एडवांटेज होगा। टेक्नोलॉजीज़ अगर हम अच्छी यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन में हमको इकोनॉमीज़ अचीव होगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। इसका जो भी न्यूमेरिकल दे के रखा है आपको। अगला है लार्ज सेल्स एंड परचेज ऑफ मटेरियल, अगर हम करते हैं तो हमको मार्केटिंग में इकोनॉमीज़ अचीव होती है। अगर कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है तो मैनेजरियल इकोनॉमीज़ हमें अचीव होती है। और ऑयल कंपनी जिसके खुद के फ्लीट्स हैं तो इससे हमको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज़ अचीव होगी। तो आप ये अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट होता है। अगर हम बड़े बड़े फ्लीट्स बना के रखते हैं स्टोरेज करने के लिए ऑयल को, तो उससे क्या होगा, बार बार हमको ऑयल नहीं मंगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला आता है मैन्युफैक्चरिंग टीवी एंड रेफ्रिजरेटर्स। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे जो टीवी और रेफ्रिजरेटर्स हम देखते हैं बहुत सारी वैरायटीज़ में मिलते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ द राइट आंसर। अगला आता है प्राइस एट पार with the market price of existing brand is considered to be the most reasonable pricing strategies। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला है कि अगर हमें अगर पार प्राइस रखना है कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, तो ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस स्ट्रेटजी होती है ताकि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी भी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जबकि स्टेटमेंट टू बोलता है प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस हैव फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल। तो वो बोलता है कि जो मार्केट में चल रही है उससे हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। कई बार कंज्यूमर्स जब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है तो वो अपनी प्राइस थोड़ी सी हाई प्राइस के कमोडिटीज़ को भी ख़रीद लेता है, और इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर हमने पढ़ा ही था। तो इसमें जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है। तो सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। स्टार्ट करते हैं जुलाई 2018 के पेपर से। जैसे कि आपको पता होगा कि जुलाई से 2018 से पैटर्न चेंज हो गया। हमारा पेपर वन और पेपर टू था, पहले पेपर थ्री आते थे। पेपर वन कॉमन, टू और थ्री जो होता था वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता था, बट जुलाई से अब एक पेपर वन है वो कॉमन आने लगा है, और पेपर टू जो होता है वो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो जुलाई 2018 में पहला क्वेश्चन था अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ अ सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव ऑल द पेड आउट कॉस्ट। जैसे हमने बहुत बार पहले पढ़ा है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये दूसरे फॉर्म में पूछा गया है, अब इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में बता दिया गया। हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट वन है। उसके बाद में ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल
सही स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट जो है वो है स्टेटमेंट 2। देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या होती है। स्टेटमेंट 2 है इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इज़ अ रेजिडुअल आफ्टर ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट हैव बीन मेट आउट। हाँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो वही होता है जो बाकी सब खर्चे काटने के बाद हमको मिलता है। तो इसमें जो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द इनकरेक्ट सेट। अब आपने प्राइस और रेवेन्यू के बारे में पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है लेस देन 1, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है, और प्राइस डिक्रीज़ होता है तो रेवेन्यू भी डिक्रीज़ होता है। तो लेस देन 1 दोनों जो होते हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछी है कि प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इससे पहले वाले ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कॉन्केव टू द ओरिजिन जो होता है वो इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद है इन्होंने दे दिया कि एक्स प्लॉट पे हमने कैपिटल को प्लॉट कर दिया, और सॉरी एक्स पे हमने लेबर को और वाई पे कैपिटल को प्लॉट कर दिया। तो आइसोक्वेंट कर्व कहाँ पे होगा, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल इज़ इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर और द कैपिटल इज़ इक्वल टू चेंज इन द कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। दोनों का रेट जो होता है चेंज का वो सही रहता है। अगला है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज़ द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ऐसा कोई भी हमने इसका प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था, तो ये बिल्कुल ही इसकी गलत प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगला स्टेटमेंट आता है आपको मैच करना है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मैंने आपको बता के ही रखा है। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ जो होती हैं वो फर्म के अंदर अराइज होती हैं, एक्सटर्नल जो होती हैं वो फर्म के बाहर होती हैं, इंडस्ट्री की होती है जो फर्म की नहीं होती है। अब आप देख रहे होंगे जैसे मैंने इसमें आपको मैच भी करके बता दिया। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल तब होता है जब हम बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप तब होता है जब हमारा जो होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जो होता है, जब हम 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और जो एवरेज कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है, तो वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप हो जाता है। यानी हमारे बिज़नेस का स्कोप बढ़ जाता है कि अगर कार भी मैं ही बना रही हूँ और पेट्रोल की सर्विसिंग भी मैं ही दे रही हूँ, या कार भी मैं ही बना रही हूँ उसको सर्विस करने का सर्विस सेंटर भी मेरा है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मैं आपको दे रही हूँ, तो इसमें मेरा जो स्कोप है बिज़नेस का वो बढ़ जाता है। अब इसमें आपको मैच करने के लिए दिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे आपने देखे होंगे पिछले वाले सारे, उनमें इनको इंडिविजुअली भी पूछा गया था। तो यही यूजीसी नेट की खासियत है, अगर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि कहीं वो मैच करके लिस्ट बना के दे देता है और कहीं वही टॉपिक उठा के आपको इंडिविजुअली कोई आंसर पूछ लेता है। तो अगला आता है अब फर्म प्रोडक्ट हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट। अगर उसका हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो मेरे को क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। उस केस में मेरे को गोइंग रेट प्राइस अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी मार्केट में जो प्रिवलिंग सब्स्टिट्यूट की प्राइस है उसके आसपास ही मेरे को अपनी रेट फिक्स करनी चाहिए। अगर मैं उससे ज़्यादा फिक्स करती हूँ तो कॉम्पिटिटर मेरा सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव हो जाएगा। अगला आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। मैंने बताया आपको क्या होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में OX एक्सेस के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे प्राइस चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे जुलाई 2018 के MCQs। 18 के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए नेट से निकाले हैं। तो ये जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी कब होती है? सुपीरियर गुड्स में। और क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी कब होती है? कॉम्पिटिटिव गुड्स में। और क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन ज़ीरो कब होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन ज़ीरो कब होती है? वो होती है इंफीरियर गुड्स में। तो उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसको रीड कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इन्वर्स रिलेशनशिप जो होता है, यानी प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम होगी, तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप किसकी वजह से होता है? वो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी होता है, प्राइस इफेक्ट की वजह से भी होता है, और घूसन्स लॉ ऑफ कंजप्शन जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी वजह से भी होता है। ये मैंने रीजंस आपको अच्छे से बता के रखे हैं कि जो ये कॉजेज़ होता है डाउनवर्ड स्लोप, उनके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो ये कॉजेज़ ही पूछे गए हैं आपके। जो एंट्री एंड एग्ज़िट जो होता है वो कोई भी कॉज नहीं होता है, प्राइस वेरिएशन और क्वांटिटी वेरिएशन का। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही है। एंट्री एंड एग्ज़िट की वजह से ये ऐसा नहीं होता, बाकी सब पॉइंट्स की वजह से ऐसा होता है। अगला आता है मोनोपोली फॉर्म के लिए पूछा है। मोनोपोली फॉर्म का मेन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना और उसको हायर कॉस्ट में प्रोड्यूस करना और नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या कॉम्बिनेशन इसमें से इनपुट्स का नहीं होता। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में मैंने इसको ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसका आंसर नहीं होता। उसके अलावा जितने भी 3 पॉइंट्स हैं वो जो होते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है। अगला आता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। तो उनके जो अजम्पशंस पूछे हैं वो ये सारे अजम्पशंस हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो अजम्पशंस हैं वो उसको बताते हैं, जबकि जो थर्ड अजम्पशन है यूटिलिटी और डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, कार्डिनल यूटिलिटी का अजम्पशन नहीं है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सारे इसके अजम्पशंस हैं। स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम जून 2019 के क्वेश्चन पेपर से। इसमें पूछा है अंडर विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड प्रसिस्ट। यानी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है उसका क्या मतलब होती है और वो कब एग्जिस्ट करती है। तो व्हेन फर्म इज़ टू स्मॉल टू स्पेशलाइज, जब फर्म बहुत छोटी हो। व्हेन फर्म डिसीजन टू हायर इनपुट्स डू नॉट रिजल्ट इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। व्हेन फर्म इज़ टू लार्ज एंड ओवर डिवाइज्ड। व्हेन लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट फॉल एंड आउटपुट इंक्रीज। आपको पता है जब हमारे पास में इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट होती है तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग रन में जो होता है, जो कर्व होता है ACMC का यू शेप होता है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है। और उसका मतलब ये होता है कि हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेस कैपेसिटी कहाँ पे नोटिस नहीं होती। थोड़ा सा ब्लर है, तो वो है एक्सेस कैपेसिटी कहाँ नोटिस नहीं होती, विच ऑफ फॉलोइंग मार्केट कंडीशन में नोटिस नहीं होती। तो एक्सेस कैपेसिटी जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में नोटिस नहीं होती, यानी क्योंकि उनको लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी को यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एट अ टाइम बिजनेस फेस द सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन। यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बिजनेस को अपना जो यूनिट है वो शट डाउन करना पड़े। तो उसका रीज़न दिया है, इफ़ रेवेन्यू इज़ लेस दैन इट्स वेरिएबल कॉस्ट द ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन। अब इन्होंने बोला है कि जो अगर रेवेन्यू है वो लेस है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रेवेन्यू से कम है, तो उस सिचुएशन में हमको हमारे बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। तो ये जो रीज़न और असर्शन है ये पूछे गए हैं कि ये जो रीज़न और असर्शन है ये क्या बिल्कुल सही है। तो ये जो सिचुएशन है, असर्शन और रीज़न दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अगर हमको लॉन्ग रन में एट अ टाइम्स बोला है, इसका मतलब कि बहुत टाइम बाद भी अगर हमारे बिज़नेस में वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाती तो हमें बिज़नेस को क्लोज कर देना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट किस पे पड़ता है, इनकम बढ़ती है तो हम उनका कम यूज़ करते हैं, और जो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस पे पड़ता है, तो सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट पॉजिटिवली पड़ता है। ऐसी कौन सी कॉमोडिटीज़ हैं, तो वो कॉमोडिटीज़ होती है गिवन गुड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो गिवन गुड्स में जो होता है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट पड़ता है पर पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
होता है। MCQs मैंने आपको 2008 से लेकर 2019 के इकोनॉमिक्स में जितने भी MCQs पूछे गए हैं वो सारे मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। ऐसे ही मैं आगे आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें मैं एक ही वीडियोस में पूरे 10 ईयर्स के जो MCQs हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊँगी। अगर आप ये MCQs पढ़ लेते हैं तो आपका माइंड जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ही सेट हो जाती है कि हमें इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मेरा चैनल आपको बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे हमने एक बहुत अच्छे से ब्रीफली लेक्चर बना दिए हैं सब पे, और एक सिस्टमैटिक वे से लेक्चर बनाए हैं। आपको सारे कंटेंट, सारे टॉपिक्स जितने हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो एक साथ मैंने देखे रखे हैं। तो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।